तो जब हम एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो हमारे पास इसका तरीका होता है डिस्टरबेंस क्रिएट करना और उस डिस्टरबेंस को आगे भेजना। कैसे? अगर हमने एक जगह पर यहाँ एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, एक रस्सी बांधी हुई है, इस पॉइंट पर हम एनर्जी भेजना चाहते हैं। कैसी एनर्जी? डिस्टरबेंस की। तो हम क्या करते हैं, यहां से रस्सी को इस तरह से मूव करते हैं, ऐसे ऑसिलेट करते हैं। और हम सबको मालूम है कि इसको ऑसिलेट करेंगे तो इससे ये होगा, ये ऑसिलेट होगा, ये ऑसिलेट होगा, ये ऑसिलेट होगा, और फाइनली ये वाला पॉइंट जो है ये भी ऐसे ऊपर नीचे चलेगा। तो इसमें एक पैटर्न बनता है कि हम इसको ऐसे लगातार ऊपर करते जाते हैं और ये सब पार्टिकल बारी बारी से ऊपर नीचे होते हैं। ये वाला भी ऊपर नीचे होता है। तो उसमें हमने क्या किया, यहां पर एनर्जी को यहां तक भेजा, ट्रांसमिट किया। कैसे ट्रांसमिट किया? डिस्टरबेंस को ट्रांसमिट करके। तो यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना, उसको एक दूसरी लोकेशन पर भेजना। किसको यूज करके? मीडियम को यूज करके। और ये डिस्टरबेंस यहां से जाता है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इस मीडियम की प्रॉपर्टी है। इस मीडियम में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि डिस्टरबेंस एक जगह क्रिएट करो तो ये अपने बाजू में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ये अपने बाजू में डिस्टरबेंस करता है, ये अपने नेबरहुड में करता है, एंड डिस्टरबेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। उसका जो भी पैटर्न बनता है, जैसे कुछ पार्टिकल का ऐसे पैटर्न बनता है और कुछ पार्टिकल को जब हम पुश करते हैं तो यहां से पुश करते हैं तो ये सारे कंप्रेस हो जाते हैं ऐसे, फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए ये दूर दूर हो जाते हैं और इसके धक्के के कारण यहां कंप्रेस हो जाते हैं। फिर ये इधर आते हैं तो इसके पुश के कारण यहां कंप्रेशन आ जाता है और ये कंप्रेशन आगे बढ़ता जाता है। ये पैटर्न किसमें होता है? एयर में। ये वाला पैटर्न किसमें होता है? वाटर में। इस तरह से अलग अलग पैटर्न होते हैं और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कहते हैं वेव। तो फिर से वेव काम क्या करती है? इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। हाउ डज इट कैरी एनर्जी? इट क्रिएट्स, we create disturbances at one location and those disturbances are carried to the other location. कैसे कैरी होते हैं? वो डिस्टरबेंस में एनर्जी होती है और उस एनर्जी के कारण वो अपने नेबरहुड में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। वो अपने नेबरहुड में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं एंड इन दिस वे डिस्टरबेंस गोज ऑन प्रोपेगेटिंग, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। दिस इज हाउ एनर्जी पासेस। इसके लिए हमने इसके दो कैटेगराइजेशन किए हैं। एक, जो मटेरियल हम जानते हैं, वाटर, एयर, मेटल, सीमेंट, अदर थिंग्स, मटेरियल, उसमें डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं। दूसरे ये जो होती हैं, दीज आर नोन एज मटेरियल वेव्स। इसके बाद एक दूसरे तरह के डिस्टरबेंसेस हम क्रिएट करते हैं जिसके लिए हमको मटेरियल नहीं चाहिए। अगर मटेरियल नहीं चाहिए तो वो डिस्टरबेंस किस चीज के होंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उसके लिए हमारा आंसर है कि हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टरबेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टरबेंस कैसे होंगे? एक जगह पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, उसको ज्यादा किया, फिर कम किया, फिर ज्यादा किया, फिर कम किया, तो वी आर क्रिएटिंग डिस्टरबेंसेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक चार्ज रखा है, वो चार्ज ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। ये हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टरबेंस क्रिएट किए और हमने देखा कि यहां का चार्ज ऐसे ऑसिलेट होना शुरू हो गया। इसका ये मतलब है कि हम जो अपनी एनर्जी लगाकर यहां पर इसको ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं। ऑसिलेट कराने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जैसे एक प्लस और एक माइनस।
ये एक प्लस है और ये एक माइनस है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा +2 माइनस। अब अगर मैं इसको ऐसा दूर कर दूंगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। फिर से इसको नजदीक लाए, फिर इलेक्ट्रिक, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ऐसा किया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R²। तो R अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया। फिर ये नजदीक आया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया। फिर ऐसा उल्टा हुआ और ऐसे वाइब्रेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उल्टा हुआ, फिर वीक हो गया, फिर स्ट्रांग हो गया, फिर सीधा हुआ, स्ट्रांग हुआ, वीक हुआ, फिर स्ट्रांग हुआ, इस तरह से। ये हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुआ, उल्टा हुआ, वीक हुआ, फिर स्ट्रांग हुआ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे ऐसे चेंज करते जा रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि जब हम ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी दूर में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ऐसे डांस कर रहा है। पता लगता है कि हमारे पास तरीके हैं इसको पता लगाने के। जब ये ऐसे ऐसे मूव करता है तो हम इसके साथ एक स्पीकर लगा देते हैं यहां पर, और जैसे ही ये ऐसे मूव करेगा, दैट विल फॉर्म ए करंट, और ये स्पीकर से आवाज। तो जब हम यहां पर ये दोनों को ऐसा करेंगे तो हम देखते हैं यहां पर साउंड आता है। किसी दूसरी तरह का सिग्नल हमने रखा तो यहां पर आता है, जो कि किस कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण। तो इसका ये मतलब है ब्रॉड टर्म्स में कि हम यहां पर एनर्जी खर्च कर रहे हैं, और कैसे एनर्जी किस चीज में खर्च कर रहे हैं? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में। हम क्या देखते हैं? यहां बीच में कुछ भी नहीं है, यहां पर वो डिस्टर्बेंस पहुंच गया, यहां से यहां तक ये पहुंच गया। ये जो जाना होता है एनर्जी का, दिस इज अ वेरी स्पेशल थिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कहीं भी चार्ज रखिए, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। चार्ज खड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं खड़ा है। चार्ज चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ चलता है। वैसे ही करंट फ्लो हो रही है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जहां करंट फ्लो हो रही है वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब हमने तीसरी चीज पढ़ी, नई चीज, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऑसिलेट कर रहे हैं हम अपनी जगह। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बहते हुए यहां चले गए, और यहां जाकर कभी ये इसको ऊपर कर देते हैं, कभी इसको नीचे कर देते हैं, फिर ऊपर कर देते हैं, फिर नीचे कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट हो रहे हैं। ये चलना, एनर्जी का चलना, दिस इज वेरी स्पेशल, क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद चलता है और दूर तक चले जाता है, बड़ी स्पीड से चलता है। तो ये जो चलने की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये किस कारण से होती है? क्योंकि इसके डिस्टर्बेंस जो मूव करते हैं, उसको चलने के लिए, जाने के लिए एक पैटर्न की जरूरत होती है, और वो पैटर्न इज नोन एज वेव। अब इसमें क्या चीज है जो आगे बढ़ रहा है? तो इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड E और B, ये दोनों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मीडियम अगर स्ट्रिंग का बना हुआ है, रस्सी का है, तो रस्सी के पार्टिकल हिलेंगे। हवा का मीडियम है तो एयर के पार्टिकल हिलेंगे। वाटर का है तो वाटर के पार्टिकल हिलेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर चार्ज हिलाते हैं और यहाँ वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, तो फिर क्या मिलेगा? ये डिस्टर्बेंस यहाँ कैसे क्रिएट होता है? इसका हमारे पास आंसर नहीं था। तो हमने ये सोचा कि फ्री स्पेस में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम उसी में रहते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
उसको जो हम मटेरियल को जानते हैं उस मटेरियल की उसको जरूरत नहीं है, फ्री स्पेस में भी वो होती है। इसलिए फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर सकता है। तो फ्री स्पेस में कौन ट्रेवल कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड। उसको हमारा कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। अगर मटेरियल मीडियम है तो क्या वो ट्रेवल करेगा? आंसर है यस, कर सकता है। डिपेंड्स कि वो मटेरियल अलाउ करता है कि नहीं करता। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि इस पर डिपेंड करता है कि उसके पास परमिएबिलिटी है या नहीं, उसके पास परमिटिविटी है या नहीं उस मटेरियल के पास। फ्री स्पेस के पास परमिटिविटी होती है और परमिएबिलिटी भी होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करना अलाउ करता है और मैग्नेटिक फील्ड को मूव करना भी अलाउ करता है फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में दोनों चीजें मूव कर सकती हैं। ओके, इस तरह से ये दोनों चीजें जब मूव करती हैं, यहां जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। ये हमको मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंचता है, इस पर फोर्स लगाता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, VIL QVB। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, और इस फोर्स के कारण ये चार्ज मूव करेगा। चार्ज का मूव करना करंट बनाता है, तो इसमें सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है। हमने यहाँ चार्ज को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। तो यहां से यहां तक कौन गया? तो हमारा ये कहना है कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड गए होंगे, तो किसी न किसी पैटर्न में गए होंगे। वही पैटर्न क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अब हमने डिटेल में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सो इम्पोर्टेंट। ये नेचर ने बनाई हुई है, ये नेचर का एक औजार है, उसका एक टूल है, उसका एक अस्त्र है, जिससे वो जगह जगह पर एनर्जी भेजते रहते हैं। नेचर को कहीं भी एनर्जी भेजनी है तो वो हमारी तरह किसी भी मटेरियल का यूज नहीं करते। नेचर किसका यूज कर लेती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और एनर्जी को भेज देती है। उसको कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही फैंटेसी है जैसे कि हम लोग कहानियों में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं। फैंटेसी की कहानियां होती हैं और उसमें हम जितना विचित्र बातें सोच सकते हैं उससे ज्यादा विचित्र, उससे ज्यादा सरप्राइजिंग रियलिटी में होती है। हमको पता नहीं। तो नेचर के बारे में आप जितनी फैंटेसी सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा फैंटेसी एक्चुअल होती है। तो नेचर में ज्यादा विविधता है, ज्यादा वैरायटी है अगर हम उसको पढ़ने जाते हैं। तो अब एक चीज हमको पता लगी कि नेचर में यहां से वहां हम किसी चीज को हिलाना चाहते हैं, क्या हमको बीच में कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और यहां से आप सोचेंगे वो चीज गिर जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी। ये फैंटेसी है, लेकिन नेचर में ऐसा होता है, हो सकता है। और अभी आप देखेंगे ऐसा होता है, बहुत सारी चीजों को हम देख रहे हैं, मोबाइल में हम देखते हैं, ऐसा होता है। हम यहां से बोल रहे हैं और हमारा भाई बॉम्बे में बैठ कर सुन रहा है। पहले तो ये होता नहीं था, हाँ, और अब ये शुरू हो गया होना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं और हमको बड़ी बड़ी विचित्र बातें पता लगती हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने के लिए हमको स्टार्ट करना है एक अलग चीज से। वो ये है कि अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसके बाद ऑलमोस्ट पढ़ ली है। ये जितनी भी चीजें हैं सब प्रिंसिपल करीब करीब पढ़ लिए हैं और अब हम हर चीज को समझने लगे हैं।
मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनना, मैग्नेट को घुमाकर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये सब चीजों को उन्होंने 4 इक्वेशन में समेटा है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, Maxwell's equations in electromagnetism. This is nutshell of our complete knowledge in electricity and magnetism. इस तरह से ये आपस में रिलेटेड होते हैं। मैक्सवेल ने नए इक्वेशंस या नए रिलेशंस नहीं बनाए। हमने जो सैकड़ों इक्वेशंस पढ़े हैं उसमें उन्होंने 4 फंडामेंटल इक्वेशन चुने कि इन्हीं चारों पर हमारी पूरी स्टडी बेस है। इलेक्ट्रिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर सिर्फ 4 इक्वेशन में समाप्त होता है। वो 4 इक्वेशन हर चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। वो फंडामेंटल 4 इक्वेशन चुने और उसको उन्होंने नाम दिया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ओके, तो ये 4 इक्वेशन हमारे कौन कौन से हैं? देखिए, पहला इक्वेशन मैक्सवेल्स इक्वेशन वी विल मेक एज Gauss theorem in electricity. Maxwell's equation. First equation, Gauss's law in electrostatics. क्या है Gauss law in electrostatics? This says closed integral EdS is equal to Q upon epsilon. This is Gauss's law in electrostatics. इसको मैक्सवेल ने चुना अपना फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको क्या बताता है? ये इक्वेशन हमको ये बताता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको क्या चाहिए? चार्ज। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। ये सच है, वेरी फंडामेंटल थिंग कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या चाहिए? चार्ज। ठीक है, दिस इज वन। दूसरी चीज, गॉस लॉ in magnetism. This is closed integral Gauss law in magnetism. आपको याद है? B dA, where dA is small area, closed integral BdA is equal to 0. ये आप लोग पढ़ चुके हैं। What does it show? It shows that magnetic field is a closed loop. Magnetic field is a closed loop and it has no terminations. Means north pole, south pole नहीं होते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जगह से स्टार्ट होती है और एक जगह खत्म होती है, ऐसा नहीं होते, उसके टर्मिनल नहीं होता। इसलिए आप जहां भी क्लोज सरफेस बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें एंटर भी करेगी और दूसरी जगह से निकल भी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, इसके अंदर नहीं जा रही। जैसे इलेक्ट्रिक में होता है, अगर हमने इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो इधर से लाइन निकलेगी, इधर से भी लाइन निकलेगी, इधर से भी लाइन निकलेगी, सभी लाइनें आउटवर्ड निकलेंगी, इनवर्ड कोई नहीं, क्योंकि प्लस में इनवर्ड लाइन नहीं जाती। तो ये सब लाइनें जिसमें हमने फ्लक्स गिना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस बाहर निकला, माइनस है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंदर गया। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है? कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है और आप एक क्लोज सरफेस सोच लीजिए, अब उसमें जितनी लाइन इधर से जा रही है
उतनी ही लाइन इधर से निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं कि हमने उस स्टार्टिंग पॉइंट के चारों तरफ सरफेस बनाई तो यहां से लाइन निकल रही है, इसमें अंदर घुस नहीं रही है, ये नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? क्लोज लूप। इस तरह से क्लोज लूप है। कहीं पर भी आप अपनी सरफेस बनाओ, ऐसी सरफेस आप बना ही नहीं सकते कि उसमें लाइन सिर्फ एक तरफ से एंटर हो और दूसरी तरफ से निकलेगा। समझ में आया? तो ये जो एक फंडामेंटल मैग्नेटिज्म का है दैट इट हैज नो टर्मिनल पॉइंट्स, दीज आर कंटिन्यूअस लाइंस। जितनी लाइनें एंटर करेंगी उतनी लाइनें निकलेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टर इसमें मिला हमको मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। और ये लॉ बेसिकली किसका है? गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये चुना गया इलेक्ट्रो मैक्सवेल्स इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। ओके, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl is equal to minus d5 by dt. d5b, sorry, I should correct it. ये इक्वेशन आपने नोट किया है। रिमेंबर फैराडेज इक्वेशन, ये क्या चीज है? फैराडेज सेकंड रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज रिलेशन। अच्छा, ये फैराडेज रिलेशन, आपने फैराडे रिलेशन में क्या पढ़ा था? EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस d5 by dt. ये पढ़ा है फैराडेज इक्वेशन। व्हाट इज दिस? EMF। और EMF यानी वोल्टेज, वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन होता है? ये हमने पढ़ा है, चेंज इन वोल्टेज dV अपॉन dR इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाई dR, dR यानी लेंथ, स्मॉल लेंथ dl। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, E dl इज इक्वल टू dV। इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रेट होके क्या बन गया? V। So potential difference V is equal to integral E dl। ओके, तो ये जो V बनता है इंटीग्रल E dl, ये किसके बराबर होता है? कहां से स्टार्ट किया था? d5 by dt। फिर से फैराडेज लॉ क्या कहता है? EMF इंड्यूस्ड इन वोल्ट इज इक्वल टू d5 by dt। और d5 by dt इज इक्वल टू E, और E यानी वोल्टेज, वोल्टेज किसके बराबर होता है? ये वोल्टेज आया dE बाई, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू, वोल्टेज इज इक्वल टू दिस, इसलिए ये यहां आ गया। तो क्लोज इंटीग्रल EDL इज इक्वल टू d5 बाई dt। ये कौन सा इक्वेशन है? फैराडेज इक्वेशन। ये समझ आया आपको? ये एक्सप्रेशन, ये वाला किसके लिए है? V के लिए। और ये आपको मालूम है V इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt। इसी को ऐसा लिख दिया। ओके, ये इक्वेशन हमको क्या बताता है? ये इक्वेशन हमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता है, ये कि d5 बाई dt रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं फिर से लिखता हूं इस तरह से, क्लोज इंटीग्रल E dl is equal to d by dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? D इंटू A। A कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? dB बाई dt, एरिया कांस्टेंट। ये हमारा ये इक्वेशन बना। अब इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करिए।
इसको चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डी बाई डी टी क्या दिखाता है? चेंज। तो चेंज हम किसको कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। बनता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे इस थर्ड इक्वेशन की स्पेशलिटी है। इट सर्टिफाइज कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। दिस इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसके बाद फोर्थ इक्वेशन के लिए उन्होंने चुना क्लोज्ड इंटीग्रल डीडीएल। क्लोज्ड इंटीग्रल डीडीएल इज इक्वल टू, आपको याद है क्लोज्ड इंटीग्रल डीडीएल किसके बराबर होता है? दैट इज म्यू नॉट आई। ये इसने बताया था लॉ, एम्पियर्स लॉ। यस, क्लोज्ड इंटीग्रल डीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर्स लॉ है। लेकिन ये जो करंट है, इस करंट के बारे में उन्होंने बोला कि ये करंट टोटल करंट नहीं है। तो इसमें उन्होंने इसमें चेंजेस किए और ये कौन सा लॉ था? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को चेंज करके इसको उन्होंने करेक्शन किए और करेक्ट करके इन्होंने बनाया मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ। मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। अब ये मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ में क्या चेंज है? तो आंसर है कि यहां पर जो आई दिया गया है, ये आई, दिस आई इज डिफरेंट। मैक्सवेल के अनुसार इस आई की डेफिनेशन उन्होंने चेंज की और ये करंट उन्होंने बनाई टोटल करंट, एंड दिस टोटल करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ये यहां पर ये वाली टोटल करंट उन्होंने ली आई। अब ये कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ये क्या होती है? इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्चुअली इसको पहले पढ़ना चाहिए था। एनीवे अभी पढ़ते हैं और उसकी वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। तो नाउ वी विल स्टडी डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर से इसको लिखेंगे। तो ये तीन इक्वेशन और ये चौथा इक्वेशन म्यू नॉट आई। यहां पर आई की जगह हमको डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना है, टोटल करंट लिखना है। तो वो टोटल करंट लिखने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, एक सर्किट में एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होने का हमको तरीका मालूम है। देयर आर चार्जेस आर मूविंग। व्हेन द चार्ज किस पर होते हैं? हमेशा मटेरियल पे होते हैं, पार्टिकल पर होते हैं। वो पार्टिकल जो कि चार्ज पार्टिकल है इसमें मूव करेगा तो उसमें करंट फ्लो होगी। ओके, यहां पर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया और इस सर्किट में हमने अल्टरनेटिंग करंट दे दी। चार्जेस एक बार ऐसे जाते हैं तो दूसरी बार ऐसे जाते हैं। तो जब ये चार्ज ऐसे जा रहे होंगे, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट है या नहीं है, इसको पता लगाते कैसे हैं? हम उसके इफेक्ट देखते हैं। क्या इफेक्ट देखते हैं? यहां पर हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। पहले ऐसे थी, अब ऐसे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बना होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, ऐसा चेंज हो गया। ये हम सबको मालूम है कि मैग्नेटिक नीडल अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करती है। कोई दूसरा फील्ड आकर इस पर फोर्स लगाता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? ऐसा।
सर्कल के फॉर्म। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसा बनेगा। ओके, यहां पर इसके ऊपर ये ब्लैंक स्पेस है, यहां कुछ नहीं है, फ्री स्पेस। यहां हमने मैग्नेटिक नीडल रखी। ये मैग्नेटिक नीडल मूव होगी कि नहीं? इसके नीचे कोई मटेरियल नहीं है। अगर मटेरियल नहीं है तो चार्ज कैरियर नहीं है। अगर चार्ज कैरियर नहीं है तो चार्ज अंदर से इधर नहीं जा सकते। अगर चार्ज अंदर से इधर नहीं जा सकते तो करंट नहीं बन सकती, क्योंकि करंट किससे बनती है? चार्ज कैरियर मूव होने से। तो अगर चार्ज कैरियर मूव नहीं हो रहे, करंट नहीं बनती। अगर करंट नहीं बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगी। ओके, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो ये नहीं मिलेगा। हमने क्या किया, यहाँ मैग्नेटिक नीडल को रखा, यहां से ऑन किया, देखा ये हिलता है, ये यहां पर ऐसे मूव हो गया। अब अगर ये मूव हो गया तो डज दैट प्रूव कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हमको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके चारों तरफ बनता है? करंट के चारों तरफ बनता है, इसलिए जरूर यहां से कोई करंट जा रही है। ये लेकिन हमारी करंट की डेफिनेशन क्या कहती है? करंट की डेफिनेशन है dq by dt। When the charge is moving, current is formed and current is equal to NEA dt। ड्रिफ्ट होंगे कौन? चार्जेस। चार्जेस का ड्रिफ्ट होना जरूरी है, तब करंट बनेगी, नहीं तो करंट नहीं बनेगी। और जब करंट बनेगी उस समय जाकर हमको क्या मिलेगा? ठीक है, तो करंट से भी बनता है और करंट खुद चार्ज पार्टिकल से बनती है, लेकिन यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, फिर भी हमको यहाँ पर मैग्नेटिज्म मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये एक पहेली थी जिसको साइंटिस्ट भी सुलझा सके। तो इसके लिए मैक्सवेल ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। मैक्सवेल ने ये कहा कि यहाँ पर हमको पार्टिकल ढूंढने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट सर्च फॉर चार्ज पार्टिकल, वी नीड टू चेंज अवर डेफिनेशन। हमारी करंट की डेफिनेशन अधूरी है, इट इज नॉट कंप्लीट, वी मस्ट कंप्लीट इट। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन फिर से बनाई, एक नई डेफिनेशन उसने ऐड की। उनका ये कहना था कि जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन किस तरह के? यहां पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, ये सडनली हो गया 0, इसकी स्ट्रेंथ फिर से हो गया 100, फिर 0, उसके बाद -100, फिर से 0, फिर +100, फिर 0, इन दोनों के बीच कैसे? देखो अभी नो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 100, उसके बाद ये चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड -100, फिर ये चार्ज चले गए, कैसा हो गया? 0। ये चार्ज इधर से आए, फिर खत्म हो गए, फिर इधर से आए, फिर खत्म हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आंसर ऐसा ही होता है जिसमें एसी में करंट कैसे फ्लो करती है? पहले एक तरफ से चार्ज आते हैं, फिर दूसरी तरफ से चार्ज आते हैं, फिर 0 हो जाएगी, फिर इधर से चार्ज आते हैं, फिर 0 हो जाएगी, फिर इधर से चार्ज आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंजेस। तो उनका ये कहना है कि जिस लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज पार्टिकल वेक्टर नहीं, क्या सबूत है कि उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे? उनका ये कहना है कि जब ऐसा होता है तो वो हमको सारे इफेक्ट वही दिखते हैं जो अभी तक हम इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। ठीक है, तब यहां पर ये
प्लस माइनस जोड़ रहे थे, यहाँ पर सुई रखी, ये भी ऐसे ऐसे नाच रही। इसका मतलब वहां क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? करंट। इसलिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए? करंट। लेकिन हम क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, हम तो करंट को नहीं कर रहे। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक करंट की ही डेफिनेशन चेंज कर दी। उन्होंने क्या बोला? चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू करंट। क्यों? क्योंकि वही इफेक्ट को दिखाता है। उसके बाद दूसरे इफेक्ट भी होते हैं। अगर हम इसमें रेसिस्टेंस लगा दें तो रेसिस्टेंस गर्म नहीं हो जाएगा, ये भी हो सकता है। एनीवे, वो बात की बात है। हम सिर्फ एक ही इफेक्ट को लेके चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पर शो किया। तो ये हमारी नई डिस्कवरी हो गई मैक्सवेल की कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में एक चीज और जोड़ी थी। उनका ये कहना नहीं था कि जो पुरानी डेफिनेशन है दैट मूविंग चार्जेस मेक इलेक्ट्रिक करंट, ये डेफिनेशन गलत नहीं। इसे कि वो डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां मैग्नेटिक सुई रखते हैं, मैग्नेटिक मीटर रखते हैं, वो भी डिस्प्लेस होती है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है? चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना। दोनों एक ही मतलब है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि करंट की एक डेफिनेशन हमको और मिल गई, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से उन्होंने ये हमको इलेक्ट्रिक करंट की एक और डेफिनेशन बताई। अब यहां से ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन करंट के बदले में कुछ फ्लो हो रहा है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। करंट के बदले में, इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, in displacement of current there is something which is creating this magnetic field। वो जो उसके बदले में हो रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है, उसका नाम हमने रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट किससे फॉर्म हुआ? फॉर्म बाय change or variation of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंजेस से ये करंट बनी और इसका उन्होंने मेजरमेंट दिया। इसका उन्होंने मेजरमेंट क्या दिया? ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसके लिए उन्होंने इसका नाम रखा आई डिस्प्लेसमेंट। आई डिस्प्लेसमेंट क्यों? यहां जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम है आई कंडक्शन। आई कंडक्शन, इसका नाम आई डिस्प्लेसमेंट। यहां से जो फ्लो हो रही है आई कंडक्शन और यहां से जो फ्लो हो रही है वो आई डिस्प्लेसमेंट। अब अलग अलग चीजें, आई कंडक्शन और आई डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा कौन छोटा? आंसर है हमारा लूप रूल क्या बताता है ब्रांच का, कि एक ब्रांच में करंट की वैल्यू हर जगह पर एक जैसी रहती है, न कम होती है न ज्यादा होती है। इसलिए जो करंट की वैल्यू यहां है वही करंट की वैल्यू यहां है और वही करंट की वैल्यू यहां है। What does it give? It gives IC is equal to ID। यानी जो इसके कंडक्शन की करंट होती है वही वैल्यू इसकी होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, ना कम ना ज्यादा। ठीक है? ओके, इस सर्किट में टोटल करंट कितनी है? तो इस सर्किट में टोटल करंट होती है IC प्लस ID। ये इसको देखने से ऐसा लगता है जैसा कि करंट डबल हो, ऐसा नहीं। यहां पर कौन सी करंट है? IC। कौन सी करंट नहीं है?
ID। तो इस लोकेशन पर I किसके बराबर होगा? IC प्लस 0। इस लोकेशन पर बताइए I इज इक्वल टू 0 प्लस I। ठीक है, तो टोटल करंट हमको किसके बराबर मिलती है? आइदर IC और ID। लेकिन हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? I इज इक्वल टू IC प्लस ID। दिस इज अवर टोटल करंट। कहीं पे ये 0 हो जाएगी, कहीं पे ये 0 हो जाएगी। जहां गैप आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वहां ये 0 हो जाएगी। और जहां चलने के लिए चार्ज पार्टिकल मिल गया, वहां ये 0 हो जाएगी। ये चार्ज पार्टिकल चल पड़ेगा। समझ आया? अब करंट की डेफिनेशन कम। अदरवाइज पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि ये करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट नहीं जा रही और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये एक एबिलिटी हो गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनता है तो यहाँ क्यों बन रहा है? यहाँ करंट नहीं। अब ये ठीक हो गया, मैक्सवेल ने डेफिनेशन चेंज की करंट की कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड दिखता है। हाँ, अगर आप एसी की जगह डीसी लगा दें, बैटरी लगा दें, यहाँ चार्ज इकट्ठे हो गए प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। यहाँ पर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, यहाँ नहीं बनता है, यहाँ पर भी नहीं बनता है। क्यों? टोटल करंट 0 हो गई, क्योंकि ये करंट को पास नहीं होने देता, करंट को पास नहीं होने देता। तो करंट टोटल कैसी हो गई? तो उस समय इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड 100 बना, वो 0 नहीं बना, -100 नहीं हुआ। देयर आर नो चेंजेस इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? नो, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट किससे बनती है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नॉट विद ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो ये इसका इक्वेशन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है? ये है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक करंट बनाता है और जैसे ही ये स्पेस में आती है, परमिटिविटी इस पर काम करती है और इस करंट को रिड्यूस करके कितना बनाती है। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी। दिस इज दैट। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। अब फिर से किसी भी सर्किट में करंट कितनी होती है? तो आंसर है ये करंट है सर्किट। तो अब से जब भी हम आई लिखा करेंगे, उसके बदले में क्या लिखना चाहिए हमको? उसका मीनिंग क्या है? IC प्लस ID, ये उसका मीनिंग है। आई, ये समझ आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी समझ आ गया आपको? ये जो d∅dt है, इसको आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जिसके साथ वो लिंक होता है, E.A। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dE/dt मल्टीप्लाइड बाय इंटू cos थीटा जो भी, उसको हमने मान लिया। तो dE/dt, दिस इज I। ये समझ आ गया? तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को समझना जरूरी है, क्योंकि मैक्सवेल्स इक्वेशंस भी आएगी और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने में हमारी हेल्प करेगी, उसको समझने के लिए। ओके, क्लास 12 में इसका एग्जामिनेशन भी कितना इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस 1 नंबर का 1 मार्क। इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? बस
ये दो चीजें आती हैं, तो इसके लिए आपको ये जरूरी है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि मैक्सवेल्स इक्वेशंस में आता है। अब हम देखते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो हमने मैक्सवेल के चौथे इक्वेशन में करेक्शन किया, इसका नाम अब क्या हो गया, मैक्सवेल-एलियट्स लॉ। दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल वीडियल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और अब आई की जगह हम क्या रखेंगे, IC प्लस आई। दिस इज कंडक्शन करंट एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन करंट। अब इसको मैं फिर से रीराइट करता हूं, दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल वीडियल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी का फॉर्मूला लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कौन सा फ्लक्स होता है डिस्प्लेसमेंट करंट में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई डी बाई डी टी। फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं, दिस इज म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d by dt of phi e. Phi e is equal to E multiplied by A, where E is varying, A is constant. This is closed integral V dl. ये है जो हमको चाहिए। ओके, these are the four equations. इन चार इक्वेशन में अब जो हमारे काम की चीज है इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। इसमें जो चीज हम याद रखते हैं उसे देखिए। ये हमें क्या शो करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, वहां अपने आप क्या पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमको क्या पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इधर प्लस रखो चार्ज, इधर माइनस चार्ज रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब हम वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा न करें, दूसरा तरीका क्या है, एक मैग्नेट लॉ, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ऐसा हमने चला है। व्हाट वी आर डूइंग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड वीक, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड वीक, ऐसा हमने चलाया। और हम क्या देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। कौन सा फील्ड पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट कर सकते हैं हम, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक वो रखा है एंटीना, एंटीना में अंदर फ्री चार्जेस रहते हैं, उसके साथ एंटीना के साथ हमने रेडियो लगा दिया। जैसे ही हम मैग्नेट को ऐसा करते हैं, उसमें साउंड आना शुरू होता है। इसका मतलब वो चार्जेस वहां पर दौड़ रहे हैं। और चार्ज कब दौड़ता है, चार्ज का फोर्स कब लगता है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। चार्ज दौड़ना किस चीज की निशानी है, कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम चेंज किसको कर रहे हैं, ये हमारा टेस्ट है एंड दिस इज ट्रू। ये मैथमेटिकली यहां से पता लगा। दूसरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हम किसको चेंज कर रहे हैं, d by dt of electric field. We are changing electric field and what does it give us, magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला। ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक कैपेसिटर में अगर हम AC लगा दें, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे AC लगा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ऊपर मैग्नेटिक नीडल रखी, मैग्नेटिक नीडल ऐसा होती है। दैट शोज द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमको ये दो फैक्ट बताते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन देते हैं ये दो। So this is all about, not all about, this is introduction of Maxwell's equations. इसके बाद आगे जाके इसमें और बहुत सारी अच्छी कैलकुलेशंस हैं, complicated calculations हैं। With help of this we can find out permittivity, permeability equations. With help of this we can calculate speed of light, वो भी इसी से कैलकुलेट की गई है। और इसी से हमने आगे कैलकुलेट किया कि उनके ओरिएंटेशन भी कैसे कैसे रहते हैं।
ठीक, तो ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन। इससे ये दो चीजें हमको मिली कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो चेंज हो रहा है तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो क्रिएट करेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो कीप ऑन चेंजिंग इफ द रेट ऑफ चेंज इज चेंजिंग। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे को क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करा के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहे तो दूसरा तरीका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। ना तो हमको मैग्नेट चाहिए और न ही तार में करंट दौड़ाने की जरूरत है, कंडक्शन करंट नहीं चाहिए, सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। दिस इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही होते हैं जो कि एक दूसरे को कंटिन्यूअस बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसके बाद हम